तो बढ़ते हैं आगे। एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जिसमें हमने बॉटम मोस्ट पोजीशन पर स्पीड दी थी √3 और पता लगाने के लिए कहा था कि जब ये सर्कुलर पाथ छोड़ेगा वो कौन सी एंगुलर पोजीशन होगी, और सर्कुलर पाथ छोड़ने के बाद उसकी पाथ कैसी होगी, जब वो सर्कुलर मोशन छोड़ेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट करना सीखा था। और उसके बाद एक सवाल और लिया था कि अगर धागा की जगह रॉड को हम सर्कुलर मोशन में मास बांध के न चलाएंगे तब फिर उस केस में उसकी मिनिमम स्पीड सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए क्या होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मिथिलेश, आइनेश? नो सर। नो सर। चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे, एक सिचुएशन और डिस्कस करेंगे दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन है, सपोज कीजिए ये आपकी एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है। दिस इज स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो मतलब जो कटोरा होता है ना, उल्टा कटोरा है, और इसकी रेडियस आर है। हम यहाँ ले लेते हैं। की रेडियस आर, और इसके टॉप पोजीशन से, टॉप मोस्ट पोजीशन से एक छोटा सा पार्टिकल को थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड डिस्टर्ब करके वो छोड़ दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट। इनिशियल स्पीड 0 है, यहाँ से छोड़ दिया जाता है, इसका रेडियस आर है, और जो सरफेस है इसका स्मूथ है। तो प्रश्न ये है कि फाइंड द एंगुलर पोजीशन थीटा फ्रॉम वर्टिकल where the particle leaves the hemisphere। वो पार्टिकल हेमिस्फीयर को कहाँ पे छोड़ेगा? ये जो सरकते हुए ना, फिसलते हुए जो वो नीचे की तरफ आएगा, तो क्या ये पार्टिकल एग्जैक्टली इसके जड़ में यहाँ पहुंचेगा, या रास्ते में ही कहीं पर वो सरफेस छोड़ देगा? ये पता लगाना है कहाँ पे सरफेस छोड़ेगा। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द स्पीड वेर इट लीव्स द सरफेस। जहां भी वो सरफेस छोड़ेगा वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, लीव्स दी सरफेस। एंड शो द पाथ ऑफ मोशन आफ्टर लीविंग दी सरफेस। सरफेस छोड़ने के बाद उस पार्टिकल की पाथ क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसकी ग्रेविटी के कारण स्पीड बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और स्पीड के बढ़ने से इस पर जो सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर हम ऑब्जर्वर को उसी पर रख करके ऑब्जर्व करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्पीड इसका बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा स्पीड पहुंचेगा कि यह सरफेस को छोड़ देगा। मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन यहां पहुंचता है, पॉइंट पी, जहां पर उसकी स्पीड इस तरह हो गई है कि वो सरफेस को वहां पे छोड़ रहा है। मान लो वो स्पीड का मान है v0, जहां पर वो सरफेस को छोड़ रहा है, दैट पोजीशन इज थीटा। उस पोजीशन की एंगुलर पोजीशन है थीटा।
जब वो सरफेस छोड़ता है। हमको यही थीटा निकालना है और वहां पर जो उसकी स्पीड है वो निकालना। तो आप लोग बताइए तो सरफेस छोड़ने के क्या कंडीशन है मेरे पास। लेट द पार्टिकल लीव्स द सरफेस एट पी। ठीक है, मान लिया जाए कि जो पार्टिकल है वो पी Recording in पॉइंट पर progress. यहां से चलता हुआ आया और चलते चलते जब वो पी पर पहुंचा तो वहां पर वो सरफेस को छोड़ता है। लेट द पार्टिकल लीव्स द सरफेस एट पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स एट पी शुड बी इक्वल टू 0। 0. दिस इज द कंडीशन टू लीव द सरफेस। सरफेस छोड़ने के लिए नॉर्मल 0 होना चाहिए, धागा लूज होने के लिए टेंशन 0 होना चाहिए, रुकने के लिए स्पीड 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये सारे कंडीशन है, जुबानी दिमाग में रखनी है। सो दिस इज द सिचुएशन। तो नॉर्मल एट पॉइंट पी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, पी पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है और उसको पकड़ के 0 करना है। तो पी पोजीशन पर नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करें, तो एक ऑब्जर्वर को यही मानकर हम इस पर फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कीजिए फोर्स। इस पार्टिकल का हम एज्यूम कर लेते हैं मास m है। तो मास के कारण एक नीचे की तरफ वेट फोर्स होगा mg। सरफेस के द्वारा एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और एक लगेगा सरफेस के, है ना, सेंटर से रेडियली अवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एम जी जो आप इस डायरेक्शन में लगाए हैं, ये अगर एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा। तो एम जी के हम दो कंपोनेंट डिसॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में ये होगा एम जी साइन थीटा। यही एम जी साइन थीटा इस पर टेंजेंशियल फोर्स के रूप में काम करेगा, जिसके कारण इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएंगी, और स्पीड के बढ़ने से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, ये बढ़ता जाएगा। और जब ये एम वी स्क्वायर बाई आर एग्जैक्टली एम जी कॉस थीटा को बराबर कर लेगा, तो नॉर्मल का वैल्यू 0 हो जाएगा और वहां पर ये सरफेस को छोड़ देगा। सो इस पॉइंट पी पर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। वह ऑब्जर्वर को चूंकि उसी पर लिया है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, एन प्लस एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल फोर्स 0 करना है टू लीव द कंडीशन, टू लीव द सरफेस। नॉर्मल 0 कर लेते हैं, तो फिर मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम और ये एम कैंसिल्ड, सो यहां से वी नॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी इंटू आर कॉस थीटा। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में दोनों अननोन घुसे हुए हैं। जो स्पीड निकालनी है वो स्पीड भी घुसे हुए हैं, और जो एंगल थीटा निकालनी है वो थीटा भी इस इक्वेशन में समाएंगे। तो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में चूंकि दो अननोन है, तो एक इक्वेशन से तो दो अननोन नहीं कैलकुलेट होंगे, तो फिर हमें एक और इक्वेशन लिखना हो। और वो इक्वेशन हम कैसे लिखें, वो इक्वेशन लिखने के लिए हम यूज करेंगे, मान लो ये पॉइंट पार्टिकल ए से चला, ए पोजीशन से ये पार्टिकल चला पी तक, और सरफेस अगर परफेक्टली स्मूथ है और हमने कोई बाहर से फोर्स वगैरह नहीं लगाया है, तो मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन ए का बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन बी का फॉर द पार्टिकल।
तो फटाफट जाइए और ए के पास काइनेटिक पोटेंशियल बोलिए, काइनेटिक बोलिए। हाफ एम, स्पीड 0 है, ए पोजीशन पर स्पीड 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी 0। और पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम अगर रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इसको अगर हम रेफरेंस ले लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, h की जगह r, mgh की जगह ये वाला वैल्यू r। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल है और ये रेफरेंस लिया है, तो इस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी mgh, h की जगह r। अब p पोजीशन पर जाइए और वहां पर का काइनेटिक पोटेंशियल बोलिए, तो p पोजीशन पर की काइनेटिक हो जाएंगी हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पर की स्पीड मैंने एज्यूम किया है v नॉट, तो हाफ m v स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, h की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये आएगा, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, दिस हाइट। अगर हम इसको शो करें ऐसे, ये वाली हाइट हमको लिखना है, ये वाली हाइट कितनी हो जानी है, ये हुआ r, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये वाली हाइट h, r cos थीटा। तो हम mgh लिखते हैं, mg और h की जगह हो जाएगा r cos थीटा। तो मैंने इक्वेशन एनर्जी वाला सेटअप किया, तो m सारे m कैंसिल हो जाएंगे, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएंगे 2gr इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा। ये आपके सामने दूसरे इक्वेशन, बहुत सिंपल सा है। एक सरफेस छोड़ने के लिए नॉर्मल जीरो करना है, और नॉर्मल जीरो करने के लिए नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तो मैंने फोर्स ड्रॉ करके नॉर्मल निकाला, उससे मुझे एक इक्वेशन मिला और दूसरा इक्वेशन मुझे एनर्जी से मिला। अब ये दो इक्वेशन को हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये जो v नॉट स्क्वायर की वैल्यू gr cos थीटा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, हम यहाँ इसको प्लेस करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2gr is equal to v नॉट स्क्वायर इज gr cos थीटा एंड प्लस राइट साइड में 2gr cos थीटा। सो लेफ्ट साइड हो गया 2gr, राइट साइड हो गया 3gr cos थीटा। सो gr कैंसिल्ड, और यहां से cos थीटा की वैल्यू हमें मिली, दैट इज इक्वल टू 2/3। मीन्स थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ऊपर से चलते चलते जब वो इस एंगल पर पहुंचेगा, ऊपर से चलते चलते जब यहां से सरकते हुए जब वो नीचे आएगा और स्पीड बढ़ती जाएंगी, और जब ये वाली एंगल cos इनवर्स 2/3 पर होगा, तो वहां पर वो सरफेस को छोड़ देगा। जब वो सरफेस छोड़ेगा तो इसमें स्पीड कितनी होगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो cos थीटा की वैल्यू है 2/3 यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो v नॉट की वैल्यू आ जाएंगे आप, v नॉट इज इक्वल टू 2/3 rg का स्क्वायर। cos थीटा की जगह 2/3 यहाँ प्लेस किया और रूट ले लिया स्क्वायर हटा। सो दिस इज द स्पीड जब ये पार्टिकल सरफेस को छोड़ता है। अगर हमसे कभी ये पूछता कि ये कितनी हाइट पर सरफेस को छोड़ेगा, अगर हम उससे ये वाली हाइट पूछता है कि ये जो हेमिस्फीयर है उसके बेस से कितनी हाइट पर ये सरफेस छोड़ेगा, तो हाइट की वैल्यू तो मैंने निकाला r cos थीटा, तो आप यहां से h की वैल्यू कह सकते हो, हाइट जब वो सरफेस छोड़ता है तो डेट इज r cos थीटा, और cos थीटा की जगह 2/3 है तो 2r। और जब वो सरफेस छोड़ेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो उसकी स्पीड होगी 2/3 rg। अब सरफेस छोड़ दिया,
अब सरफेस छोड़ दिया, जब वो सरफेस छोड़ रहा है वहां पर की उसकी स्पीड है वी नॉट, वहां पर की स्पीड है वी नॉट। तो बताओ तो आइनस, जब वो सरफेस छोड़ देगा तो फिर वो कौन सी पाथ को फॉलो करेगा? तो पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और ये सरफेस छोड़ने के बाद ऐसे भागेगा, ऐसे यस सर। सरफेस छोड़ने के बाद वो कुछ ऐसे भागेगा और जा करके यहां कहीं ग्राउंड को हिट करेगा, यहाँ पे वो ग्राउंड को हिट करेगा। आप फिर यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करके कितनी दूरी पर जाकर के वो हिट करा, कितनी स्पीड से हिट करा, वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो पाथ होगा दैट विल बी दी पैराबोलिक। आफ्टर लीविंग दी, है ना, हेमिस्फेरिकल सरफेस, द पार्टिकल विल फॉलो दी पैराबोलिक। आफ्टर leaving the surface, the particle will follow the parabolic path. ठीक है, क्योंकि जब वो इतनी हाइट पर है, जब वो इतनी हाइट पर है तो वहां पर इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, सरफेस तो छोड़ ही दिया है, और नीचे में उस पर एक mg फोर्स लग रहा है, नीचे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, चलिए। ठीक है, तो ये जो पाथ अपना लेगा वो कुछ इस तरह से फॉलो करते हुए आगे, लाइक ए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सारी जो रिजल्ट है उसको याद रखें तो कुछ सवाल बनाने में हमें आसानी होगी। जैसे मैं इस सबको नोट कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। सपोज कीजिए कि आपके पास एक आपके पास एक ट्यूब है, एक क्वार्टर सर्कुलर ट्यूब है। सपोज यू हैव a सर्कुलर क्वार्टर सर्कुलर ट्यूब, इस तरह। और इसका जो सरफेस है वो भीतर में जो भी है वो परफेक्टली स्मूथ है। ओके, देखो ये सवाल को कैसे, जो भी हमने सॉल्व किया है वो कैसे पूछता है। यहां से एक पार्टिकल को मैंने रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट से, एक ब्लॉक को यहां से रिलीज किया रेस्ट से, आगे से रखते हुए ये रेडियस आर है, और यहां पर उसकी स्पीड है 0। भीतर के सरफेस स्मूथ है, और वो वहां से नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो बताइए वो कौन सी पोजीशन है जब वो सरफेस छोड़ रहा है? वो एंगल है जब वो सरफेस छोड़ रहा है, वो वाली एंगल कितना है? दिस इज द एंगुलर पोजीशन थीटा, और थीटा के वैल्यू है कॉस इनवर्स 2/3, या उसकी हाइट है, या उसकी हाइट है, दिस इज द हाइट, h 2/3, है ना, r 2/3r। यहाँ पे वो सरफेस छोड़ रहा है, ये वाला सरफेस छोड़ रहा है, ये वाला नीचे वाला सरफेस छोड़ रहा है, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये वाला छोड़ रहा है ना, इसके द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो छोड़ रहा है। तो यहां से यहां तक में नॉर्मल फोर्स ये सरफेस दे, यहां से यहां तक में ये सरफेस, ये वाला सरफेस नॉर्मल फोर्स दे, नीचे वाला, क्योंकि इसी के साथ कांटेक्ट में है।
और जब वो सरफेस छोड़ देगा यहाँ के बाद ये पॉइंट पी पर छोड़ देगा ये सब सरफेस, तो ये ऐसे भागना चाहेगा पाराबोलिक पाथ से, ऐसे भागना चाहेगा। अगर ये नहीं रहता, ये वाला दीवार नहीं रहता तो ऐसे भागता। तो फिर वो किसके साथ कांटेक्ट बनाता? वो फिर इसके बाद यहां से उठ जाएगा और फिर इसके साथ कांटेक्ट बना ले। यहां से फिर वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट बना ले। नॉर्मल फोर्स अब इसके साथ कांटेक्ट बनाएगा और फिर यहां से वो नीचे की तरफ सटते हुए ग्राउंड पर आएगा और फिर कांटेक्ट फोर्स यहां से बनेगा, ये वाली नॉर्मल फोर्स अप्लाई। नॉर्मल फोर्स इसके साथ कांटेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि ए पोजीशन से पी पोजीशन तक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा ऐसे, यहां से यहां तक ए टू पी। यहाँ पर थोड़ा सा थी ए टू पी नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा ऐसे लगेगा और पी टू यहां तक आते आते पी टू सी ये नॉर्मल फोर्स रास्ते भर ऊपर वाले दीवार से कांटेक्ट में रहेगा और नॉर्मल फोर्स उसकी इस डायरेक्शन में। ए टू पी नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। पी पोजीशन पर, एग्जैक्टली पी पोजीशन पर ना ऊपर के सर कांटेक्ट में रहेगा ना नीचे के, जस्ट वो सरफेस छोड़ेगा। और पी से सी के दरमियान जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो ऊपर वाले दीवार से कांटेक्ट, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन चेंज। ये समझ में आ रहा है? यस आइनस? सर तो इस केस में भी इसका पाथ पैराबोलिक ही रहेगा? नहीं, इस केस में तो ये कांस्टेंट हो गया ना सर्कुलर मोशन में चलने के लिए। ओ मतलब सर पाथ पैराबोलिक नहीं रहेगा? नहीं, अगर ये वाला कांटेक्ट को हम हटा देंगे तब ना पैराबोलिक। अगर हम ये वाली कांटेक्ट को हटा देंगे, ये जो ट्यूब के बंद है ना आइनेश, यस सर। अगर ये हम इसको, ये वाली जो कांटेक्ट है अगर हम इसको हटा देते, ये ऊपर वाला जो लेयर है ट्यूब का अगर हम उसको हटा देते तब तो ये ऐसे गिरता था, पैराबोलिक में जाता। हाँ सर। लेकिन अब हमने क्या किया, ये वाली सरफेस को रहने दिया, तब तो ये उसके साथ मजबूर हो गया ना ये सर्कुलर मोशन चलने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स अब देना शुरू कर देगा। नॉर्मल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके उसको सर्कुलर मोशन में चलाएगा। ठीक है सर। सर पीछे क्यों लगा सर, एक बार आप और एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ हाँ, देखो ना यहीं पर एक्सप्लेन हो चुका है। पहले ये सोचो कि वो पी पॉइंट तक सरफेस छोड़ा, ये तो समझ में आया। यस सर। क्यों छोड़ा ये बताओ? सर नॉर्मल जीरो हो गया वहां पे। वहां पे जीरो हुआ, लेकिन कैसे जीरो हुआ? इसलिए क्योंकि सर जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। यस सर। उसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है बताओ? सर ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी, ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वो मोशन के डायरेक्शन में लग करके उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, और स्पीड के यस बढ़ने से ये वाली फोर्स बढ़ रही है। यस सर। और ये वाली फोर्स जब mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद और आगे जब बढ़ेगा तो स्पीड तो बढ़ेगा ही ना। यस सर। स्पीड बढ़ेगा तो ये वाली फोर्स तो और बढ़ जाएगा और आगे चलेगा। तो यस सर। अब तो ये सरफेस को छोड़ के, सरफेस को तो छोड़ देगा यहाँ से पी पॉइंट से। यस सर। पी पॉइंट से छोड़ने के बाद ये उठ करके थोड़ा ऐसे पैराबोलिक पाथ में चलेगा। ये समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब अगर हम इसको एक ट्यूब में बंद कर देते, जैसे यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, अब पी को ये वाली पोजीशन मैंने लिया, तो यहां से यहां तक में वो किसके साथ कांटेक्ट में रहा? ये वाली सरफेस से। यस सर। और जब यहां छोड़ दिया वो तो फिर किधर भागना चाहा? अगर ये वाली कांटेक्ट नहीं रहता, ये वाली कांटेक्ट नहीं रहता, ये वाला अगर ये सर्कुलर दीवार नहीं होता तो फिर किधर भागता वेदांत? सर
बाहर चला जाता सर छोड़कर। बाहर पाराबोला से चला जाता ना, यस सर। यहाँ से वो पाराबोला पाथ से ऐसे चला जाता, ऐसे ऐसे चला जाता। लेकिन ये जो दीवार लगाए हुए है, ये जो दीवार लगाए हुए है, तो क्या दीवार उसको ये वाला पाथ में जाने देगा? नहीं सर। तो वो तो अपने साथ सटा करके उसको कंटिन्यूअसली अपने साथ नीचे ले आता। यस सर। तो फिर उसके बाद उसका कांटेक्ट कहाँ हुआ? ऊपर वाले दीवार से हो गया ना। हाँ सर। तो ए से पी तक में इस पार्टिकल के साथ किसकी कौन सी दीवार की कांटेक्ट है? देखो ये जो ट्यूब है वो एक इनर वॉल है, और ये जो है वो आउटर वॉल है। ट्यूब का आउटर वॉल ये है, और ये इनर वॉल ये वाला। तो ए से पी तक में ये जो पार्टिकल है वो किस दीवार से कांटेक्ट में है? सर इनर वाली से। इनर वाली से। तो इनर वाला नॉर्मल लगाएगा। यस सर। और जब वो पी से सी तक में जाएगा तो फिर वो किस दीवार से कांटेक्ट बनाया? सर आउटर वॉल से। आउटर वॉल से। तो आउटर वॉल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल लगाएगा ना। यस सर। तो नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज। समझ गया। तो ये वाला पोजीशन, और कौन सी पोजीशन पर चेंज हुई? जब वो चेंज हुई वहां पर स्पीड क्या था? ये सारी चीजें आपको पता है ना। यहाँ पर यस सर। उसकी जो यहाँ पर जो उसकी स्पीड निकाला मैंने, वो निकाला कितना? √2/3 GR। √2/3 ये वाली स्पीड यहाँ पे। शायद आपने ये क्वेश्चन हमसे पूछा था कभी, आई थिंक कि मुझे याद आ रहा है ना वेदांत? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन आपने हमसे पूछा था क्या कभी? नहीं सर। एक्चुअली में ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन बैंक पलटोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। उसमें था कि कहाँ पे वो, मतलब कि नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली, है ना, वो सरफेस के ऊपर लगेंगे। नहीं, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन चेंज होंगे। ए टू पी के डायरेक्शन में इधर रहेंगे रेडियली अच्छा आउटवर्ड, ये सर पूछा था सर, याद आ गया। और पी से सी में वो रहेंगे, है ना, इनवर्ड। चलिए, तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन है जो बचा हुआ था, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था। बाकी सब सिचुएशन डिस्कस किए हुए हैं वर्टिकल सर्कुलर। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक सवाल जितने भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के मिलेंगे, तो सब के सबको हम दो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे, फोर्स लगा के एक ही। ठीक है जी। एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है, ये जमीन पर रखा हुआ है, और इस जगह पे एक रॉड है। दिस इज अ लाइट रॉड, याद रखिए, ये लाइट रॉड, और एक मास बंधा हुआ है। उसका मास है m, और इसका मास है कैपिटल है। और इस रॉड को इस पोजीशन पर, यहाँ पर कोई मोटर वगैरह लगा हुआ है, ये मोटर जो है इस रॉड को ऐसे नचा रहा है। सिचुएशन समझ लीजिए, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। और ये जो सरफेस है वो रफ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू है, और इसके नाचने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड।
ठीक है, और ये जो नाचेगा ये वर्टिकल प्लेन में, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में नाचेगा। तो कहता है कि फाइंड द मिनिमम एंगुलर स्पीड of the rod in vertical plane at which the whole system, या जो प्लेटफॉर्म है इसको मान लो प्लेटफॉर्म कहते हैं, at which the platform starts sliding. Also find, चलो ठीक है, बस इतना निकालो। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैं सर। फिर समझ, इसको हमने ऐसे वर्टिकल प्लेन में नचाने का व्यवस्था दिया एक मोटर लगाकर, और इसके नाचने की जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो कितनी एंगुलर स्पीड से इसको, इस रॉड को नचाया जाए, ये जो प्लेटफॉर्म है वो इस सरफेस पर स्लाइड करना शुरू कर, जस्ट स्लाइड करना शुरू कर। दिस इज द एंगुलर, दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगा क्या कर दूंगा? आइनेस प्रॉब्लम क्लियर है? मिथलेश प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर। अब एक बात का हमें जवाब दो, एक बात का हमें ये जवाब दो कि सपोज करो कि ये एक सरफेस है और इस पर एक ब्लॉक रखा है, नामुमकिन क्वेश्चन बन रहे हैं। आ गया कि जैसा ना सब और इस ब्लॉक पर हम तीन तरह के फोर्स लगाएंगे। ये सरफेस है, ये जो सरफेस है वो इस रफ है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है। सर्कुलर मोशन मास हर एक केस में वही है m। एक फोर्स मैंने इस पर ऐसे लगाया, एक फोर्स मैंने इस पर ऐसे लगाया, और एक फोर्स मैंने इस पर ऐसे लगाया। बताइए इन तीन केस में से किस केस में इस ब्लॉक को स्लाइड करना आसान? इन व्हिच थर्ड केस। केस? पहला, दूसरा और तीसरा। मिथिलेश आप जवाब दीजिए। एकदम 100%। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस आपको जैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन पहले वो जवाब देंगे और फिर बताइए। तो तीसरा ठीक है, तो उसका रीजन बता सकते हैं मिथिलेश? व्हाट इज द रीजन? उठेगा तो उधर कम जाएगा सर। हाँ सर, उसका वेट कम हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली नॉर्मल कम हो जाएगा ना, हाँ वेट तो वही हाँ, रहेगा, नॉर्मल कम हो जाएगा। वेट तो वही जी सर, रहेगा, नॉर्मल कम हो जाएगा। नॉर्मल हम कम हो इसको, जाएगा। जी सर। पहला क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन था। यहाँ पे एक mg लगेगा, एक सरफेस के नॉर्मल इधर लगे, कंपोनेंट टूट जाएगा ना फ्रिक्शन इधर लगेंगे, mg प्लस एक और जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक mg लगेगा, इसका इधर नॉर्मल भी लगेगा, माने तो mg sin थीटा mg cos थीटा इधर। और इस f के एक कंपोनेंट मान लिया जाए ये थीटा एंगल है,
एक कंपोनेंट इधर हो जाएंगे एफ कॉस थीटा, और एक नीचे के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएंगे एफ साइन थीटा। तो दोनों हो जाएगा ना इसमें। और इस केस में एक फोर्स, ये मान लो एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर हो गया एफ कॉस थीटा, एक ऊपर के डायरेक्शन में हो गया एफ साइन थीटा। ऊपर के डायरेक्शन में ही नॉर्मल भी लग जाएगा, और नीचे में एक mg, और सरफेस के द्वारा एक फ्रिक्शन, यहाँ भी फ्रिक्शन। एफ साइन थीटा आ जाएगा तो नॉर्मल। इन तीनों केस में क्या मामला है कि इस केस में, पहला वाले के केस में नॉर्मल इज इक्वल टू एग्जैक्टली पहले वाले के केस, अगर हम इसको n1 बोले तो n1 इज इक्वल टू n। जी इसमें कट जाएगा तो दूसरा वाले का नॉर्मल अगर n2 बोले तो n2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगी mg प्लस f साइन थीटा, जी मतलब कि खींचना है ना, जी मतलब ये वैल्यू। सटल नहीं रहेगा, ऊपर स्लाइड करना इसमें खींचा और है तीसरे वाले का केस में, खींचा है तो ऊपर उठ गया थोड़ा सा। तीसरे वाले के केस में नॉर्मल को अगर हम m3 बोले तो n3 इज इक्वल टू नॉर्मल घटा नहीं। तीसरा में खिंचाना mg माइनस f साइन थीटा। समझ गए मुझे तो। और आपको पता है कि जितना नॉर्मल ज्यादा होगा फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगा, परसेंट वाला तुक्का नहीं। ठीक है। जितना कम नॉर्मल होगा फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो चलाना आसान। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में इजियर टू स्लाइड, इजियर टू स्लाइड, इजी टू स्लाइड। सर डिलीट मार दीजिए वही देख के दो। अब आ जाइए ये वाली केस में, पहला वाले की केस, तुरंत मार दीजिए डिलीट। ये जो मेरा प्रॉब्लम है उसमें आ जाइए। इसमें तो ये जो आपकी रॉड है, नहीं होता कितने ये वर्टिकल से सपोज करो यहाँ पे उस सिचुएशन में है, के पास और ये रॉड नाचते नाचते ये मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, मास यहाँ पर है। बताओ ये नंबर 1 स्थिति में ये प्लेटफॉर्म स्लाइड इजी करेगा, या नंबर 2 की स्थिति में ये स्लाइड मिनिमम स्पीड से करेगा? तो नहीं है कुछ बोलते हैं बोलो तो बेटा। 2 की 2 स्थिति में वो स्लाइड इजी करेगा, है ना, क्योंकि यहां पर एक फोर्स ऐसे लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे। अगर हम ऑब्जर्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जर्वर को उसी पे लेकर के बात करते हैं, तो जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगी वो पहली स्थिति में इधर होंगी, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r की जगह ये आपका l है रॉड की लंबाई, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू। यहाँ टूटा है इसके करना है। हाँ तो आप गौर से देख रहे होगे कि ये जो है, ये जो m ओमेगा स्क्वायर r, और भी सारे फोर्सेस लगा सकते हैं मास के कारण। एक नीचे के डायरेक्शन में mg, यहाँ पर भी एक mg लगेगा, और ये जो कांटेक्ट है, ये जो जमीन है, ये इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, और ये सरफेस इसको आगे जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा। तो एक एक क्वेश्चन मुझे आना। तो आप अगर इस पूरे सिस्टम को एक मास मान करके एज्यूम करो, तो ये वाली जो फोर्स है बिल्कुल वही है जो आपने ये वाली लगाई थी, ये वाली फोर्स बिल्कुल वही है जो आपने ये वाली फोर्स लगाई। तो ये जो दूसरा स्थिति है, उस स्थिति में जब ये ब्लॉक होगा तो मिनिमम स्पीड पर ये सरफेस को, सरफेस के साथ स्लाइड करेगा। अब हम इस सबको हटाते हैं और इसका एक कॉपी मैं बनाता हूं। और इस पर एक फोर्स ड्रॉ करें। ये वाली स्थिति है इसकी,
ये रॉड के साथ एक मास बंधा है, मास m है। ऑब्जर्वर को हम इसी पर लेकर के फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। चलो भाई फोर्स ड्रॉ कीजिए सब कोई। कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताइए। मान लेते हैं ये वर्टिकल से थीटा एंगुलर पोजीशन पर वो है। ओके, तो फोर्स लगाइए। पहली बात यहीं से लगाना शुरू करते हैं। मास के कारण mg, स्मॉल m है ना, स्मॉल mg। और बोलिए एक सेंट्रीफ्यूगल सेंटीमीटर। फोर्स। सेंट्रीपिटल नहीं लगेगा, सेंट्रीपिटल के रूप में यहाँ पे रॉड में टेंशन होगा। चलो ना वो पहले ये लगा दो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्वर यहाँ है ना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू n। रॉड की लंबाई n है और ये रॉड में एक टेंशन होगा इधर। ये टेंशन यहाँ पर भी पहुंचेगा, ये टेंशन। फिर उसके बाद इस प्लेटफॉर्म में एक मास होने के कारण नीचे की तरफ वेट फोर्स होगा mg। और ये जो जमीन से कांटेक्ट बनाए हुए हैं तो जमीन उस पर एक लगाएगा नॉर्मल। इजी टू स्लाइड। इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे। पहले तो mg का कंपोनेंट तोड़ दें यहां से। बताओ भाई, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। mg का कंपोनेंट तोड़े या m ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट तोड़े, आप डिसाइड करो। दोनों से भी बन जाएगा। सर m ओमेगा स्क्वायर l का तोड़ देते हैं। चलो इसी को m ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये एंगल थीटा है ना यहाँ पे, ये वाली थीटा नॉर्मल वर्टिकल से ये वाली m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा और इधर हो जाएंगे m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा। ओके, टेंशन का इधर कंपोनेंट क्या होगा? एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बताइए, t cos थीटा और एक इधर में t sin थीटा। इसकी इक्विलिब्रियम सेटअप कीजिए। ये जो मास है उसकी इक्विलिब्रियम बोलिए कोई बच्चा। दाएं वाला बराबर बाएं वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे। तो बोलो भाई। सर t इज इक्वल्स टू m t ओमेगा इक्वल स्क्वायर टू l। कैसे बोलोगे भाई? t sin थीटा इज इक्वल टू t m ओमेगा sin स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू l sin थीटा। दाएं वाला बराबर बाएं वाला, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर कीजिए और बोलिए क्या आया? t cos t थीटा cos प्लस mg थीटा प्लस mg इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा। m ओमेगा स्क्वायर l cos। एक इक्वेशन दिया है। अभी हम सारा इक्वेशन व्यवस्था कर रहे हैं जो भी फिजिक्स। इसमें आ जाओ। ये जो आपकी प्लेटफॉर्म है इस पर एक इधर से टेंशन आ रहा है, एक इधर से ये टेंशन आ रहा है। ये बात, इस टेंशन के हम दो कंपोनेंट यहाँ रिजॉल्व कर रहे हैं। एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। बताइए, इधर में हो जाएंगे t cos थीटा, इधर में t sin थीटा। इसी पे ऑब्जेक्ट करते थे। और यही जो t sin थीटा कंपोनेंट है इस पूरे सिस्टम को वो आगे स्लाइड करके ले जाना चाहेगा, तो सरफेस उसको आगे जाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू टाइम्स एल, ये वाली है। अब बताइए, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला इस केस में, प्लेटफॉर्म के केस में उसका इक्वेशन बोलिए फॉर प्लेटफॉर्म।
ऊपर का फोर्स मतलब n प्लस t cos थीटा विल बी इक्वल टू कैपिटल M। ये होगा ना इक्वेशन 3। हाँ सर। इक्वेशन 3 और स्लाइड करानी है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? स्लाइड कराने के लिए ये जो आपकी t sin थीटा कंपोनेंट है, दैट t sin थीटा कंपोनेंट दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इनटू n। ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उससे अगर ज्यादा हो जाएगा t sin थीटा तो ये स्लाइड करेगा, कम रहेगा तो वो स्थिर रहेगा। सो t sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्लाइड दी प्लेटफॉर्म। मैंने डायरेक्ट कंडीशन लगा। अब आपके सामने ये सारी सिचुएशन बनी हुई है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बताओ भाई n की वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू आपने यहाँ निकाला हुआ है। सो t sin थीटा, वैसे टेंशन की हमें t sin थीटा वैल्यू हमने एक बार निकाला हुआ है, देखो यहाँ इक्वेशन 1 से। तो बोलो t sin थीटा इक्वेशन 1 से m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा, ये देखो t sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l sin दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू टाइम्स n। और n की वैल्यू यहां से बोलो इक्वेशन 3 से mg माइनस टी cos थीटा। mg माइनस टी कॉस थीटा, और टी कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहां से क्या हो जाएंगे? m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा माइनस mg। माइनस एम स्मॉल एम, तो माइनस माइनस प्लस एम जी हो जाएंगे ना, ये बाहर में माइनस है प्लस है। डायरेक्ट रखते चले गए। वेदांत सही है? ये सर सही है। एक बार देख लो सब कोई, मतलब रिजल्ट हमको इसका फॉर्मूला इसका आंसर याद नहीं है। तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू बताइए पहले। तो एन की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ से जी माइनस टी कॉस्ट, हमने पहले ये रखा m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इनटू कैपिटल एम जी माइनस टी कॉस थीटा की वैल्यू यहां से रखते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा माइनस स्मॉल है। ये वैल्यू को हम लाकर यहाँ रख देते हैं, ब्रैकेट में ही रखते हैं m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा माइनस स्मॉल। यही जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये वाली बाहर वाली माइनस इस माइनस को प्लस कर, तो क्या रिजल्ट बना भाई? m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा that should be greater than or equal to mu times capital mg plus small mg minus minus plus minus m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखो एक ओमेगा है, एक यहाँ पे ओमेगा है, तो चूंकि ओमेगा निकालना है हम एक साइड ले आते हैं। m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा लेफ्ट साइड में तो ये है ही, और इधर से माइनस प्लस हो जाएगा म्यू टाइम्स m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा, कॉमन भी ले सकते थे। राइट साइड में क्या बचेंगे? तो म्यू टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m टाइम्स c, और यहां से ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g डिवाइडेड बाई m l साइन थीटा, यहाँ पे आ गया म्यू m l साइन, ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, m l भी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा म्यू कॉस थीटा। और ये स्क्वायर रूट को, स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो राइट साइड में रूट, ठीक है। तो ये तो हुआ अभी इस पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन।
इस पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन पे इसकी वैल्यू, थीटा हमको नहीं पता, याद रहे, अभी भी थीटा हमें नहीं पता, याद रहे, 2 किलो थीटा हमको नहीं पता, याद रहे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ वही रिजल्ट को। क्या रिजल्ट आया? ओमेगा ग्रेटर देन, ओमेगा का मान इससे ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, है ना वेदांत? क्या सर? ये जो स्पीड है, रोटेशन की जो स्पीड है, इसकी स्पीड इतना वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए या इतना के बराबर होना चाहिए? सर दोनों हो सकता है क्योंकि स्लाइड करवाना है ना। हाँ, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? सर इक्वल के लिए, मिनिमम के लिए इक्वल। मिनिमम के लिए इक्वल। और वो कितना आया? रूट अंडर म्यू इंटू m प्लस m इंटू z डिवाइडेड बाई ए स्मॉल m l बस शांति से साइन थीटा प्लस म्यू कॉस। ठीक है। अब आपको यहां पे थीटा नहीं दिया हुआ, आपको थीटा नहीं दिया हुआ, कितना एंगुलर पोजीशन पर ये मास पहुंचेगा कि ये स्लाइड करना शुरू करेगा, दैट थीटा इज नॉट गिवन। और हमको और फर्दर मिनिमम चाहिए। तो देखो, तो अगर ये मिनिमम तो एक निकल आया, इसके बाद अगर हम इसका मान को और मिनिमम बनाना चाहें, ये तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इतना ओमेगा मिनिमम चाहिए। इस ओमेगा मिनिमम को और मिनिमम बनाना चाहें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर में टर्म है वो मैक्सिमम होना चाहिए। याद यस है एक यस कंडीशन सर। सिखाया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, अगर आपके पास ये कंडीशन है और y का अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो इसका मैक्सिमम मान आता है रूट अंडर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये किस एंगुलर पोजीशन पे आता है? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। ए बाई बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा। ये याद रहे। तो हम यही कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो y का, सॉरी, ओमेगा का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m प्लस स्मॉल m टाइम्स z डिवाइडेड बाई m टाइम्स l, और साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा का अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 1 है और b की जगह म्यू। तो ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड होगा जब वो स्लाइड कर सकता है। इससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो स्लाइड कर जाएगा। और ये कहाँ स्लाइड करेगा? वो जो मास है वो कितनी थीटा एंगुलर पोजीशन पर पहुंचेगा तो स्लाइड करेगा। तो उसके लिए आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ साइन इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉस इज म्यू। इस थीटा एंगुलर पोजीशन पर, जो कि वर्टिकल से है, ये जो एंगुलर है वो विथ वर्टिकल है, पोजीशन पर वो सरफेस को छोड़ने की बात करेंगे, सरफेस से स्लाइड करने की बात। ठीक है। तो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये वाली रिपीट हुई पहले जो मैंने पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में। एक ये आई, इसके बाद एक ये जो तीन कंडीशन है, इसके एक कॉन्सेप्ट जरूरत पड़े,
ताकि आपको एनालाइज करने में आसानी हो कि कहाँ पर वो स्लाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। और फिर इस सवाल को ऑफ कोर्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, लेकिन बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाकर सॉल्व हुआ थ्रू आउट, वो है फोर्स इक्वेशन और उसका एनएलएम, फोर्स बॉडी डायग्राम और एनएलएम इक्वेशन। ठीक है जी, चलिए तो ऑलमोस्ट ये सर्कुलर मोशन के पार्ट फिनिश्ड हुए। आगे जब भी मिलेंगे हम अब हर एक सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। एक दो प्रॉब्लम मैंने आपके लिए रखा था। सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ये वाला हमने किया हुआ है। चलो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊपर A motorcycle has to move with constant speed on a overbridge, which is in a form of a circular arc of radius capital R and has a total length capital L. ओवरब्रिज देखे आप लोग? मिथलेस ओवरब्रिज है ना, और जो आजकल तो काफी जी जगहों सर। पर ओवरब्रिज बन रही है ना? तो ये जो ओवरब्रिज का जो शेप है वो सर्कुलर आर्क के फॉर्म, तो हम एक ओवरब्रिज बना रहे हैं। ये आपका ओवरब्रिज ये सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है और ये इसका मान लेते हैं रेडियस। ठीक है, ये यहाँ उसका सेंटर है। और ये जो आपका ओवरब्रिज का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज इक्वल टू एल। जो पूरा लेंथ है ओवरब्रिज का, उसकी लंबाई एल है, ये दिया हुआ। रेडियस आर है, लेंथ एल है, और ये उसका टॉप मोस्ट पोजीशन है। और यहां पर एक मोटरसाइकिल है, दिस इज अ मोटरसाइकिल टॉप मोस्ट पोजीशन पर। मोटरसाइकिल ऑफ हैज अ मूव टू विथ अ कांस्टेंट स्पीड। याद रखिए उसकी जो स्पीड होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए। तो प्रश्न पूछता है, सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, what can be its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point? अच्छा, आप लोग आइनश मोटरसाइकिल चलाते हैं आप? नो सर। ओके, वेदांत? नहीं सर। मिथलेश? क्या सच चलते हैं? और जो नहीं चलाते हैं टेंशन मत लो, फिल्म तो देखे ही होंगे।
कभी कभी हीरो लोग जो है ना बहुत तेज मतलब कि रुका हुआ है लेकिन बहुत तेज स्टार्ट करेगा, तो कैसे, जब बहुत तेज स्टार्ट करेगा तो देखोगे वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। मान लीजिए कि आप जो है मोटरसाइकिल रोके हुए हैं और गियर पे लेके बहुत एक ही बार बहुत हाई स्पीड से मोटरसाइकिल को आप अगर स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि मोटरसाइकिल जमीन छोड़ के हवा में उड़ जाए। और इसकी पॉसिबिलिटी यहां से आपको दिखेंगे, देखो ध्यान से। ये जो जमीन से ऊपर उठता है तो आप यहाँ फोर्स लगाओ। वैसे तो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो रोड को न छोड़े, या अगर हम इसी का क्वेश्चन उल्टा पूछ दे कि मिनिमम क्या स्पीड हो कि रोड छोड़ दे, तो उस सब के लिए भी फोर्स ही लगाना है। तो मास के कारण एक फोर्स लगा दीजिए mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्जर्वर को हम इसी पे रख दे रहे हैं, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये मान लिया जाए स्पीड रहा v, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएंगे mv²/r, और एक कॉन्टेक्ट होने के कारण नॉर्मल फोर्स, ये जमीन इस पर एक लगाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपका, अगर ये mv²/r जो फोर्स है, ये जो स्पीड आपने लगाया उसके कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ डेवलप हुआ, ये mv²/r फोर्स अगर mg के अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो ये मोटरसाइकिल जमीन छोड़ देगा, यस सर। है ना। और अगर mv²/r mg से कम हुआ तो नॉर्मल जिंदा रहेगा और जमीन के साथ वो कांटेक्ट बनाएगा। तो वैसे तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो बड़ा सिंपल सा है कि भाई जहां पर भी नॉर्मल छोड़ाना है, सरफेस को कांटेक्ट बनाए रखना है या कांटेक्ट छोड़ाना है, आप वहां नॉर्मल निकाल लीजिए। छोड़ाने के लिए नॉर्मल 0 कर लीजिए और कांटेक्ट बनाए रखने के लिए नॉर्मल को पॉजिटिव बनाए। तो पहले आप नॉर्मल लिख लीजिए, नॉर्मल प्लस n प्लस mv²/r दैट शुड बी इक्वल टू mg। ये मेरे पास एक इक्वेशन आएगा। और 2 है ना, नॉट टू अच्छा हमें इतना बड़ा हो जाए तो कैसे करें? ब्रोकन दी कॉन्टेक्ट ब्रोक नहीं हो, उसके लिए कंडीशन है कि नॉर्मल शुड बी पॉजिटिव, नॉर्मल पॉजिटिव होना चाहिए, नॉर्मल का मान पॉजिटिव होना चाहिए। तो नॉर्मल की वैल्यू आप यहां से निकाल कर यहां प्लेस कीजिए। सो नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, mg माइनस mv²/r दैट शुड बी पॉजिटिव। और यहां से है ना, mg ग्रेटर देन और इक्वल टू mv²/r, m और m कैंसिल हो जाएंगे और यहां से v² दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू √r, है ना। v² हटा देते हैं क्योंकि रूट ले लिया मैंने। तो v की वैल्यू √r से कम होना चाहिए या उसके बराबर भी होगा तो चलो, बराबर में बस वो क्रिटिकल कंडीशन है, सरफेस छोड़ने की बात करेगा। तो बताओ कितना स्पीड मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम इतना से स्पीड से कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम कितना के बराबर हो जाएगा, √rg। √rg से अगर स्पीड ज्यादा रखोगे तो वो हवा में उड़ जाएगा। और ये साबित करता है कि जिस सतह पे हम मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं वो 100% स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो कर्व्ड है। अगर रोड उठ जा रहा है, सरफेस से अगर उड़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाली फोर्स वहां लग रहा है, ये वाली फोर्स तब लगेगा जब रेडियस वाला होगा कर्व सरफेस। हम लोग का जो धरती है उसका सरफेस 100% सपाट प्लेन नहीं है, वो कर्व्ड है। चलिए पहला सवाल तो बहुत इजी था और आपने बना भी लिया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, if the motorcycle goes at a speed क्या है √2 या 1/,
√2 टाइम्स द मैक्सिमम इन फाउंड पार्ट। मैंने एक कंडीशन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिए। अगर मोटरसाइकिल की स्पीड इस मैक्सिमम पोजीशन पर है ना, इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड पार्ट, इस पार्ट ए में जो मैक्सिमम स्पीड आप नहीं पाया, उससे अगर यहां पर की स्पीड 1/√2 टाइम्स हो, वेयर इट विल लूज द कॉन्टेक्ट विद द रोड। अगर यहां पर स्पीड उसकी √RG/√2 हो जाए, तब वो रोड को कहां कॉन्टेक्ट छोड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, बताइए आप लोग थोड़ा। अच्छा, कहाँ शिफ्ट हो गया? चलो, ये दूसरा कंडीशन है, ये पहला मैंने सॉल्व किया। मान लीजिए कि हमने यहां पर स्पीड रखा v की जगह पर, यहां पर मैंने स्पीड रखा मैक्सिमम का हाफ, जो भी मैक्सिमम लाया उसका हाफ रखा। तो क्या ये यहां पर सरफेस छोड़ेगा? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं पता कहाँ छोड़े, तो मान लेते हैं मोटरसाइकिल इस जगह पर पहुंच के वो अपना कांटेक्ट छोड़। याद रखिए स्पीड कांस्टेंट है, मोटरसाइकिल की स्पीड, मोटरसाइकिल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट, इसकी स्पीड सेम। और ये इस पर्टिकुलर एंगुलर पोजीशन पर सरफेस छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है ये निकालना। या तो थीटा निकाल सकते हो, यहाँ पर छोड़ेगा, या नहीं तो आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो कि यहाँ पे छोड़े, इतनी दूरी जाने के बाद छोड़े, जो मर्जी चाहे निकाल लो। और सरफेस छोड़ने का कॉन्सेप्ट वही है, स्पीड तो उसकी वही है, दैट इज v मैक्सिमम का हाफ। फोर्स लगाइए, मास के कारण mg, मोटरसाइकिल है तो मास mg होंगी। आगे कांटेक्ट के कारण नॉर्मल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होंगे, mv²/r, यही v है। v का वैल्यू हम इतना रखेंगे, मैक्सिमम का हाफ रखेंगे। mg के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये एंगुलर पोजीशन थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा और एक इधर mg sin थीटा। ओके, अब एक बात ये बताओ कि mg sin थीटा जो फोर्स है, ये वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है। ये जो mg sin थीटा फोर्स है वो वेलोसिटी के अलोंग लग रहा है। और ये प्रॉब्लम में दिया है कि जो वेलोसिटी है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, जो कांस्टेंट है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है सर। इसका जवाब है हाँ, पॉसिबल है, बशर्ते एक पीछे के डायरेक्शन में रोड के द्वारा एक फ्रिक्शन फोर्स लगे, और वो फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली mg sin थीटा के बराबर हो, तो फिर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। वेदांत क्लियर है? यस सर। तो आपसे ये भी हालांकि पूछा नहीं गया है, मैं देख रहा हूं कहीं पर भी, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जब वो सरफेस छोड़ रहा होगा उस समय फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो दैट फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। एनीवे, सरफेस छोड़ने के मेरे पास क्या कंडीशन है, नॉर्मल निकाल के उस जगह पे जीरो करेंगे।
तो मान लिया जाए कि वो P पोजीशन पर कांटेक्ट छोड़ता है, तो एट पॉइंट P नॉर्मल इज एट NP, सो लेट एट P motorcycle leaves the contact, so normal at P must be equal to 0. तो आप नॉर्मल का मान बताइए और उसको निकाल के 0 कीजिए। सो NP प्लस mv स्क्वायर बाई r दैट मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। इसको तो 0 रखा, m से m कैंसिल हो गए। v स्क्वायर का वैल्यू क्या रखें? v स्क्वायर का वैल्यू होगा v max बाई 2, v max बाई √2 ना, बेटा v max बाई √2, ये वैल्यू कितने हो जाएंगे? 1/r और v max बाई √2 हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो v मैक्सिमम स्क्वायर बाई 2, और राइट साइड में हो गए g sin थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए तो v मैक्सिमम का स्क्वायर कितना है? तो rg। सो जी cos थीटा होगा। दैट इज cos थीटा। लेफ्ट साइड में है ना, v मैक्स का स्क्वायर है rg बाई 2r, दैट इज इक्वल टू z cos थीटा। सो z कैंसिल्ड, r कैंसिल्ड, so cos theta is equal to 1/2। 1/2 कितना एंगल पर आया? 60 डिग्री। 60 डिग्री, that is pi/3। pi/3 ना 60 हो गया। हाँ सर। और x की वैल्यू क्या बोलेंगे आइनिश? ये जो x की वैल्यू, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये वाली x कितनी होगी? तो x विल बी इक्वल टू r थीटा, पता है ना r थीटा? ये सर r π/3। ये अगर आपके पास l है, ये थीटा है, ये r है, l बराबर r थीटा होता है ना, सर्किल में पढ़े होंगे 9th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। 9th में था। So that x will be equal to pi r/3, that x will be equal to pi r/3। इतनी दूरी पर जाके वो सरफेस छोड़ेगा, और जब सरफेस छोड़ेगा वहां पे इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर हम फ्रिक्शन भी निकालना चाहें तो नेक्स्ट पेज में लेते हैं। when it leaves the surface, when it leaves the surface, सरफेस जब वो लीव करेगा, फ्रिक्शन एक्टिंग, हालांकि ये पूछ नहीं रहा है, लेकिन फ्रिक्शन एक्टिंग हम निकाल सकते हैं ऑन दी मोटरसाइकिल, है ना, ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल के टायर पे लगेगा। फ्रिक्शन एक्टिंग मस्ट बी इक्वल टू mg, एग्जैक्टली फ्रिक्शन अगर एग्जैक्टली mg sin थीटा के बराबर होगा तभी उसकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, mg sin थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने अभी निकाला, pi/3 मैंने 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3 mg/2 आप कह सकते हैं। कि निकालना नहीं है, फिर भी मैंने इसको लिया है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, हिट करो। What maximum uniform speed can it maintain on the breeze if it doesn't lose contact anywhere on the breeze? मतलब कितनी मिनिमम मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड से हम चलें इस ब्रीज के कहीं भी पोजीशन पर वो कांटेक्ट लूज ना करे। मतलब वो जो मोटरसाइकिल है वो यहां तक पहुंच जाए, एटलीस्ट यहां तक पहुंच, इस जगह तक पहुंच, मतलब कि वो l/2 दूरी ट्रेवल कर ले, भले यहां से कांटेक्ट छोड़ दे, उससे हमको मतलब नहीं, ब्रिज तक तो वो मेंटेन रहेगा।
ठीक है, तो इस जगह तक हमको पहुंचाना है, तो उसके लिए आप कंडीशन ले लीजिए। तो ये सी पार्ट लेते हैं, ये आपकी ब्रीज हुई, कॉन्टेक्ट रेडियस आर, और इसको यहां तक हम इसी तरह पहुंचा दें। इसी तरह क्या है, चलाते हुए पहुंचाना है। ठीक है, तो रोड से कांटेक्ट में बना, तो यहां पर फोर्स लगाते हैं, दूरी हो गया L/2, मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, और यहां पर कांटेक्ट छुड़ाना है, नहीं छुड़ाना है, डजंट लूज द कांटेक्ट, लूज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल को पॉजिटिव रखेंगे। लूज द कांटेक्ट करना है तो नॉर्मल को 0 रखेंगे। तो फोर्स लगाइए भाई, मास के कारण mg, ये एंगल अल्फा को हम यहां ले लेंगे, कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल फोर्स, और स्पीड क्या रखी जाए कि ये लूज कांटेक्ट ना हो, तो मान लेते हैं ये स्पीड तो अभी अननोन है, v नॉट ले लेते हैं, दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg के दो कंपोनेंट डिसॉल्व कीजिए, एक mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos अल्फा, और एक इधर आ जाएगा mg sin अल्फा, और ऑफ कोर्स यहां भी फ्रिक्शन लगेंगे, नो डाउट फ्रिक्शन लगेंगे, और इस केस में नॉर्मल प्लस mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg cos अल्फा। सो n का वैल्यू क्या आया, mg cos अल्फा माइनस mv0 स्क्वायर, और इसी को हमें पॉजिटिव रखना है, कांटेक्ट लूज नहीं करना। तो यहां से v0 स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू rg cos थीटा, मास मास कट जाएंगे, rg cos थीटा ये वैल्यू है। तो v की स्पीड जो है rg cos थीटा का रूट, cos अल्फा है ना, थीटा नहीं है, अल्फा है, तो थीटा दैट इज अल्फा, थीटा तो दूसरा था, अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या बोल सकते हो, L/2R। अल्फा इज इक्वल टू L/2 इंटू आर, ये बोल सकते, ये स्पीड रूट में आ जाएगा। तो स्पीड का मान इतना से कम होना चाहिए, इतना के बराबर, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा बराबर में, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट rg इंटू cos L/2। ये उसकी स्पीड है। और आप देख रहे होगे कि ये सारे प्रॉब्लम बस फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। हजारों प्रॉब्लम है, अलग अलग सिचुएशन के हैं, बस आप ईमानदारी से फोर्स ड्रॉ कर लोगे, और जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है ना, कि जो सर्किल में सर्कुलेट कर रहा है उसी पे ऑब्जर्वर रख के आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो और इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो, तो ज्यादातर प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब देखोगे बुक वगैरह में यही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अगर कहीं मिलेगा तो ये mv²/r नहीं लगाया हुआ मिलेगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने लगभग सभी जगहों पर ऑब्जर्वर को इसी पर लेकर के सॉल्व किया, और अगर ये फोर्स नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर कहाँ लिया गया है, ग्राउंड पे लिया। अगर हम इसी प्रॉब्लम में ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर लेते तो फिर कैसे फोर्स, कैसे ये सवाल सॉल्व करते। आइनेश, यस सर। अगर हम ऑब्जर्वर को ये वाला लिए हैं जो सर्कुलेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये फोर्स ड्रॉ किया है ना, यस सर।
अगर सपोज करो ये ऑब्जर्वर यहां नहीं लेते, यहां नहीं लेते और हम ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर लेते, तो क्या चेंजेस आती हैं इस सिचुएशन में फोर्सेस में? अच्छा देखिए क्या नोट भाई यार जो है ना अंदर लगेगी सेंटीमीटर तो के क्या ये सारी फोर्सेस जैसे अभी हैं नहीं वैसे ही रहेंगे या चेंज करेंगे? नहीं सर, चेंज होगा। क्या चेंज होंगे? तो चेंज तो सेम रहना चाहिए ना फोर्सेस को तो। देखो, ओके वेदांग तुम बताओ। सर सेंट्री फ्यूगल की जगह सेंट्रीपिटल लग जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल की जगह 1 मिनट अभी तक कंफ्यूजन है ही, बाप रे बाप। 1 मिनट, ये सेंट्रीफ्यूगल हटा दिया, फिर किधर लगा दे वो बताओ? सर अंदर की तरफ, सेंटर के तरफ। अंदर की तरफ क्या लगा दे यहाँ? mv²/r। यस सर। चलिए ये वेदांत का क्वेश्चन का जवाब आया। मिथिलेश बताइए तो क्या ये सही है? यस, ये ठीक है। आइनस, आइनस आपका जवाब गलत था, है ना? ओके शायसा टेल मी, क्या ये आंसर सही है? लोग पूछते हैं शायसा फिर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। उनको तो समझ में हेलो नहीं सर, आवाज हाँ आ हाँ, रही है? अब आई बताइए। हाँ सर, सर सही है आंसर। नहीं आंसर तो सही है, लेकिन ये जो वेदांग ने जवाब दिया ये सही है कि नहीं है? ठीक सेंट्रीफ्यूगल हटके ये वाली फोर्स लग जाएंगी, क्या ये सही है? अ, सर सही तो सही है। ओके, सो ये गलत है वेदांग। सबने सही सेंट्रीपीटल फोर्स mv²/r नाम का फोर्स नहीं लगता, जैसे ये वाली फोर्स नहीं लगता। सेंट्रीपीटल फोर्स जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होता है वो बराबर सेंट्रीपीटल के होता है। हम्म। है ना? ये चीजें सर्कुलर मोशन में कंफ्यूजन करता है आप सबों को, अभी भी है वो कंफ्यूजन हो, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल लगाए। आइनेश, आइनेश ओके। अभी ये सब आपने जो हमसे पूछा था, हमने पूछा था कि जब हम ऑब्जर्वर ग्राउंड पर ले लेंगे, ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया? इनर्शियल इनर्शियल। ये सब इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या सूडो फोर्स ऑब्जर्व करेगा? नहीं नहीं सर। नहीं करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सूडो फोर्स होता है ना? यही तो मेन हाँ सर। तो ये वाली फोर्स तो एकदम से नहीं लगेगा, ये वाली फोर्स नहीं लगेगा। है। क्या इतना समझ में आया? ये सर। सारे रियल फोर्स ही लगेंगे, तो बाकी सारे नॉर्मल है, रियल फोर्स है, mg है रियल फोर्स है, फ्रिक्शन है रियल फोर्स है, बस यही लगेंगे, बस यही लगेंगे। नॉर्मल इधर, mg इधर, mg के कंपोनेंट दो ठो इधर, फ्रिक्शन इधर, सारे रियल फोर्स यही लगेंगे। अगर आप ऑब्जर्वर को ग्राउंड पर लेंगे तो यही फोर्स लगेगी। और जब ऑब्जर्वर को हम इनर्शियल ले लेते हैं तो सर्कुलर मोशन के केस में इक्वेशन सेट करने के लिए क्या सिखाए थे? तब इस केस में आप पता लगाइए सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है। तो वेदांग बताओ तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? ये mg cos अल्फा ये सेंटर है, mg cos सेंटर की तरफ नेट फोर्स। सर mg cos अल्फा माइनस n। हाँ, mg cos अल्फा
माइनस एन, ये सेंटर की तरफ नेट फोर्स, यही इक्वल टू होगा mv²/r। ठीक है वेदांत? यस सर। हाँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या वही इक्वेशन यहां मिला? अगर हम n निकालते हैं तो n वैल्यू क्या हो जाएंगे? वही mg cos अल्फा माइनस mv²। तो क्या वही आ गया ना? यस सर। सर सब बदल के हम इसका नीचे लगा दिए उधर की ओर बाहर। तो इक्वेशन वही आएंगे। अगर आप ऑब्जर्वर को ये लेकर के बनाएंगे तब भी इक्वेशन वही आएगी। लगता है आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम ऑब्जर्वर को यहां लेकर बनाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल लगा देते हैं mv²/r, और उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट कर लेते हैं, खटाखट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने। ठीक है, तो आई थिंक कि जाते जाते चैप्टर फिनिश्ड होते होते सायसा, इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसके साथ सर्कुलर मोशन मेरी फिनिश्ड होती है। सर्कुलर मोशन में फोर्स ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था। मैं एक बार फिर वो सामने लाता हूँ, कैसे फोर्स ड्रॉ करने हैं सर्कुलर मोशन के केस में और कैसे उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मैंने पूरी डिजाइन बताई थी आपको। और उसी के अनुसार आप प्रॉब्लम को लेकर के चलिएगा। आपके कॉपी में सब कुछ बहुत डिटेल से लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे एनर्जी लिखने में कोई परेशानी नहीं है, फोर्स ड्रॉ करने में ही गलतियां होती है। हाउ टू ड्रॉ फोर्स बॉडी डायग्राम एंड राइट NLM इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है ना। सबसे पहला काम है कि आप एक सुटेबल ऑब्जर्वर कंसिडर कीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या तो आप जमीन पर ले सकते हैं, इनर्शियल कहलाएगा, या नहीं तो सर्कुलेटिंग बॉडी पे ले सकते हैं, वो नॉन इनर्शियल कहलाएगा। इनर्शियल अगर लेते हैं, ग्राउंड पर लेते हैं, तब उस केस में ड्रॉ ओनली रियल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी सर्कुलेटिंग बॉडी। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रियल फोर्स मतलब क्या? मास के कारण mg, कांटेक्ट के कारण नॉर्मल, है ना, ये सब घसटा रहा है तो फ्रिक्शन, ये सब। और फिर उस केस में फाइंड नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगाइए एंड पुट इट इक्वल टू mv²/r या mv। इतना क्लियरली लिखा है। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर के केस में हम इस तरह से इक्वेशन सेट करते हैं। और अगर ऑब्जर्वर को सर्कुलेटिंग बॉडी पर ले लिए हैं, तब फिर उस केस में ड्रॉ ऑल रियल फोर्सेस, सारे रियल फोर्सेस ड्रॉ कीजिए, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ड्रॉ करेंगे ही, एंड अदर सीडो फोर्सेस। बाकी जो और भी फोर्सेस लग सकते हैं, जैसे कॉरियोलिस फोर्स था, एजीमुथल फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल के अलावा, वो अगर लग रहे हैं तो उसको भी लगा दीजिए। और फिर उसके बाद सेट अप दी फोर्स इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर चूज। जो आपने ऑब्जर्वर चुना है उसके अनुसार आप इक्वेशन से, उसको अगर मोशन में होता हुआ दिख रहा है तो मोशन का इक्वेशन, उसको अगर इक्विलिब्रियम में दिख रहा है तो इक्विलिब्रियम। मतलब ऑब्जर्वर इज द बॉस। ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि कौन से फोर्स लगाने हैं, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि कैसे इक्वेशन लिखने हैं। ऑब्जर्वर इज द बॉस। ठीक है वेदांत? यस सर। हाँ, तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे। और इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने प्रैक्टिस कराए, उसको एक बार आप फिर से कोशिश करेंगे।
जो गलतियां दिमाग में है वो सब छट जाएंगी। अब गलती करो फिर करेक्ट करो, तो धीरे धीरे सब समझ में आए। चलिए फिर, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक ऑफ फिजिक्स, दैट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास छोटा टॉपिक है, नेक्स्ट एक क्लास में फिनिश हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के साथ।